हिस्ट्री रिवाइज किया आपने? पढ़ा आपने घर जाके? मैंने परसों भेजा था ना आपको, मैसेज भेज दिया था मैंने कि आज रिवाइज होगा। तुमने भी देखा मैसेज? नहीं देखा? मॉडर्न आधुनिक भारत का इतिहास चल रहा है ना हमारा टॉपिक, तो उस टॉपिक में हम देखो उसका रोड मैप बना के दिया था मैंने। सबसे पहले क्या पढ़ा था? 18th सेंचुरी। सेकंड आया था हमारा कॉलोनियलिज्म। थर्ड क्या था? नेशनलिज्म। नेक्स्ट आएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस। इन चार टॉपिक को हमने क्या करना था? अनफोल्ड करना था। यही तो किया था हमने। इन दोनों को पूरा कवर कर लिया है। 18th सेंचुरी में इसका हमने फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ समझा था। फर्स्ट हाफ में क्या क्या टेंडेंसीज थी जरा बताएंगे? ठीक है, बिल्कुल हुआ। बताइए, बताओ जरा कौन कौन से राज्यों का उदय हुआ था? बंगाल, अवध और हैदराबाद कौन से टाइप के राज्य बने? उत्तराधिकारी, सक्सेसर स्टेट्स है ना। उसके बाद हमने इसमें विरोधी राज्य देखे होंगे। रोहिला। फिर मुगल परिधि से जो बाहर के साम्राज्य थे उनमें कौन कौन पड़े थे? तुम भी बोलो, पोइम चल रही इतनी, पूरा माहौल बन रखा है, बोलो। पढ़ा नहीं था? ठीक। अब इनके बारे में जरा अंदर की चीज़ें भी बताते रहो मेरे को। सबसे पहले हमने पढ़ा था उत्तराधिकारी राज्य में सबसे पहले क्या देखा? हाँ, बंगाल के बारे में बताओ जरा। रुको मैं पूछूंगा। नवाब क्या चीज़ है? हाँ, दीवानी और फौजदारी। हमने समझा था कि जब मुगल साम्राज्य के अच्छे दिन थे ना, तो उन्होंने जो प्रांतीय प्रशासन है उसको सूबा में बांट रखा था। ठीक है, तो सूबाओं में क्या करते? चेक एंड बैलेंस को बनाने के लिए दो प्रकार के पद बनाते थे जो आप बता रहे हो। एक क्या था उसमें? दीवान, और दूसरा सूबादार। सूबादार या फिर ये फौजदारी, फौजदार कहते थे जिसको हम। ठीक है, तो बाद में जब औरंगजेब जीवित था तो उसने ये मुर्शिद कुली खां को क्या कर रखा था? दीवान के पद पर अपॉइंट किया था। कहाँ पे? बंगाल में। बाद में उसकी डेथ के बाद उसने क्या किया? खुद को दीवानी के बाद जो निजामत वाला पद है वो शक्तियाँ भी अपने में लेकर एक नए पद का सृजन कर दिया जो क्या कहलाया? नवाब। अब अवध के सारे जो राजा बनेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सॉरी, बंगाल के, उनको हम नवाब बोलेंगे। तो सबसे पहले इसमें कौन पढ़ा था हमने? मुर्शिद कुली खां। उसके बाद सुजाउद्दीन, फिर सरफराज खां, फिर अलीवर्दी खां पढ़ा होगा। फिर इनके बाद उतना ज़्यादा अंदर जाने का नहीं है क्योंकि फिर वो ज़्यादा डीप हो जाएगा। वो ऑप्शनल में आती है चीज़ें ना। जैसे जितने भी ये बंगाल के राजा आए, जैसे सबसे मुर्शिद कुली खां आया तो इसके द्वारा जो अलग अलग रिफॉर्म्स किए, जैसे इसने एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स किए थे, तकावी ऋण वगैरह दिया था। सुना होगा आपने, तकावी ऋण सुना? तकावी नाम से एक वो देता था लोगों को, वो उधार देता था। वो एग्रीकल्चर सेक्टर में देता था ना, ताकि कृषि में जो हमारे रैयत हैं इनको क्या मिल सके? प्रमोशन मिल सके एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है, तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको आप साइड में नोट करते रहना, कभी आ सकता है तो काम आ जाएगी। ठीक है, तकावी ऋण कहते थे इस चीज़ को, तकावी ऋण, तकावी लोन। यस, मुर्शिद कुली खां फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये थे हमारे बंगाल के बारे में। फिर बंगाल के बाद कौन पढ़े थे हमने? ये अवध के बारे में जरा हम देखेंगे। अवध के मामले सादत खां। ठीक है, क्या था उसका नाम? बुरहानुल मुल्क उसकी उपाधि थी ना, बुरहानुल मुल्क कहते थे उसको। ये मैंने लिखवाया है, नहीं लिखवाया तो इसको नोट करते रहना। ठीक, ये सेकेंड राउंड की स्टडी है ना, कुछ चीज़ें इसमें और ऐड हो जाएंगी। बुरहानुल मुल्क कहते थे उसको। जैसे जब इसके बाद हम हैदराबाद को देखते हैं तो हैदराबाद को अलग किसने किया था? चिलकनीज़ खां। उसकी क्या थी उपाधि? उसको टाइटल क्या दिया था मुगल बादशाह ने?
निजामुल मुल्क। वैसे इसका नाम क्या है? बुरहानुल मुल्क। दिस इज द टाइटल प्रोवाइडेड बाय द मुगल एम्परर। बुरहानुल मुल्क बुरहानुल मुल्क और निजामुल मुल्क करके ना। तो ये थी हमारी अवध के बारे में जानकारी। फिर हमने देखा कि अवध में बुरहानुल मुल्क जो आसफ जहाँ है, इसके बाद कौन बनता है? सफदरजंग, जिसके नाम से मैंने बताया था कि दिल्ली में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ना आज भी, वो है। फिर बुरहानुल मुल्क के बाद सफदरजंग, सफदरजंग के बाद कौन देखते हैं राजा हम यहाँ? शुजाउद्दौला, जो आगे हमको प्लासी के वॉर में, प्लासी में, बक्सर में दिखाई देगा, ठीक। उसके बाद हम हैदराबाद की ओर आते हैं। हैदराबाद का कौन था? निजाम, चिल्किनिस खान नाम था ना उसका, और निजामुल मुल्क उसका टाइटल दिया था इसके द्वारा। फिर हम देखते हैं हैदराबाद में कौन है इसके बाद? इतना ही बताया था इसमें मैंने, और राजाओं के बारे में नहीं बताया, ठीक है। बाकी इसके बाद तो जो आगे हम इसमें वहाँ देखेंगे ना, जब वो कर्नाटक वॉर होता है, तृतीय सेकंड कर्नाटक वॉर में इसकी भूमिका हम वहाँ देखते हैं। सफदरजंग वगैरह नहीं, सफदरजंग नहीं, मुजफ्फरजंग है वो, मुजफ्फरजंग के साथ वहाँ पर उसको हम लीड करते हैं। फिर तो ये थी हमारी चेन में जो फर्स्ट चेन बनाई थी, क्या? उत्तराधिकारी राज्य। सेकंड विद्रोही राज्य। विद्रोही राज्यों में हमने सबसे पहले आपने क्या बताया? मराठा। तो मराठाओं के बारे में जरा जानकारी दो फटाफट। 1674 या 73 मान लो, ठीक है। दूसरा बाजीराव, पानीपत के थर्ड वॉर में वो मारे जाएंगे। बस इतना ही था। मराठा परिसंघ बताया होगा, कौन कौन थे इसमें? होलकर, सिंधिया, और कौन छोटा? गायकवाड़। 5 थे ना। कहाँ कहाँ के थे ये भी ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आता है। जैसे गायकवाड़ के क्या थे? गायकवाड़ के बड़ोदरा के गायकवाड़ ना, हाँ। नागपुर के भोसले, होलकर, इंदौर के होलकर होंगे, सिंधिया, ये सारे याद रखना। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? सिखों के बारे में जरा। गुरु नानक ने एक पंथ बनाया था ना, हाँ। हाँ, सैन्यकरण किसने किया? हरगोविंद ने, हाँ। तेग बहादुर की एसेसिनेशन किसके द्वारा? हाँ, औरंगजेब के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह। उसके बाद एक बंदा बहादुर आएंगे जो थोड़ा कंसोलिडेट करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लास्ट में हम जो एक मजबूत सिख के रूप में देखते हैं राजा रणजीत सिंह। पढ़ा था ना, राजा रणजीत सिंह की एक संधि भी हमने पढ़ी होगी। कौन सी? अमृतसर की संधि पढ़ी थी, अर्ल ऑफ मिंटो के टाइम पे ना, वो सारी चीज़ें थी। अब एक चीज़ यहाँ पे एक फैक्ट मैं जोड़ूंगा। आपने वो सुना ये गोल्डन टेम्पल अमृतसर में है ना, उसका वो किसने किया था फॉर्मेशन? अर्जुन देव द्वारा, ठीक है, उसको याद रख लेना। तो ये था हमारा कौन कौन हो गए? मराठा, सिख हो गए। अब जरा जाटों के बारे में। राजा राम और गोकुल जाट हैं। स्टार्टिंग में इन्होंने विद्रोह किया था जो औरंगजेब के द्वारा उसको दबा दिया जाएगा। बदन सिंह के द्वारा दोबारा अरेज होगा, फिर उनकी पूरी स्थापना हम देखते हैं। उसके बाद हम रोहिलाओं के बारे में पढ़ते हैं, अफगान। हाँ, अली मौला खां। ये पूरा क्षेत्र हम देखते हैं ना, इसको हम उत्तराखंड में भी पढ़ते हैं, वही क्षेत्र है पूरा। शिवालिक की तलहटी से लेकर पूरा भाबर तक फैला हुआ एक क्षेत्र था, जो एक उपजाऊ क्षेत्र था, ठीक है, पूरा फर्टाइल लैंड था। इसके लिए हम बार बार संघर्ष देखते हैं, है ना, पहाड़ी राजाओं के बीच और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस समय, कौन? मुगल। हम उत्तराखंड की जब राजनीतिक इतिहास देखते हैं तो ये पूरा संघर्ष समझ में वहाँ और अच्छे से आता है।
रोहिलाओं के बाद हो गया ना, फिर हम तृतीय श्रेणी पे। हाँ। इसके बाद क्या आएगा? हाँ, परिधि से बाहर। इसमें सबसे पहले मैसूर होगा ना, मैसूर के बारे में बताएंगे जरा। चट कहाँ कहाँ? डिंडीगुल में ना। हाँ हाँ। देखो ये जो हैदर अली था, ये स्टार्टिंग में सेनापति हुआ करता था आरडीआर में, ठीक है। हमने वो पढ़ा था ना विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर एम्पायर के अलग अलग ब्रांचेस थी, तो उसमें आरडीआर एक उसी में हम पढ़ते हैं। उसमें एक राजा था चिक्का कृष्ण राय द्वितीय करके, तो उसके शासनकाल में इसने अपने को स्वतंत्र कर लिया था। किसने? ये हैदर अली ने। तो इस रूप में फिर ये स्वतंत्र राजा के रूप में दिखाई देता है आगे टीपू सुल्तान के साथ। दो ही महत्वपूर्ण राजा हैं इसमें, हैदर अली और टीपू सुल्तान, जो आगे हम एंग्लो मैसूर वॉर में आगे इसको हम देखते हैं। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी का पूरा, कि क्या घटनाएं घट रही थी। फिर इसके असेसमेंट पाएंगे। एक दूसरी चेन और बना के मैंने दी थी, जो कि हिरार्की थी। औरंगजेब के बाद कौन सा है ये बताओ जरा। हाँ हाँ, शाह बेखबर, जहांदार शाह, यस। इनका टेन्योर बता सकते हो? टाइम? औरंगजेब का मृत्यु होता है 1707 में। हाँ ठीक है। जहांदार शाह। फर्रुखसियर, हाँ, आंखें फुड़वा दी थी ना उसकी। देखिए औरंगजेब की डेड बॉडी के ऊपर हमने देखा था, नए छोटे छोटे स्वतंत्र राज तो बन ही रहे हैं, और इनको बनाने में किंग मेकर्स की भूमिका भी देखते हैं। उसमें मैंने आपको बताया होगा, हाँ, ईरानी गुट, तो तुरानी गुट हो गया, और सैयद बंधु हमारे हुसैन अली अब्दुल्ला खां हो गए, और हमारे जो ये चिलकनिस खां को हमने पढ़ा था, ये कौन से गुट में थे? तुरानी गुट में है। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो पपेट गवर्नमेंट बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले आपने बताया कौन? मुअज्जम। उसके बाद ये जहांदार शाह, फिर फर्रुखसियर को पढ़ा होगा, फिर रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, अफीमची थे दोनों, जल्दी डेथ हो गया था इनका ना। फिर इसके बाद हम रंगीला को पढ़ते हैं, रोशन अख्तर था ना इसका नाम, तो रंगीला के नाम से फेमस हुआ, इसने रंगीला के नाम से। फिर मैंने इसको बताया था कि ये रंगीला क्यों कहलाता है, अजीब से शौक थे इसके। लेकिन इसके समय में कुछ महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे। नादिर शाह का आक्रमण होता है। कौन सा युद्ध हुआ था? करनाल का वॉर। करनाल का वॉर कब हुआ था? हाँ 39 में, ठीक है। भागवत चल रही है ना? है? ये तुमको पढ़ाया था ना मैंने शायद, मेरे को याद है। देखो तुम मना कर दे रही हो सीधे, घर जाके कॉपी में देखना, सब लिखवाया होगा मैंने, क्योंकि तुमने ज्वाइन कर लिया था जब मैं एंशिएंट पढ़ा रहा था, ठीक है। रिवाइज करना इसको, तभी तो आएगा। तो हाँ, नादिर शाह का आक्रमण हो गया था भारत में। नहीं, शाह आलम द्वितीय से तो पहले और आएंगे ना। प्लासी का वॉर किसके टाइम पे होता है? आलमगीर द्वितीय। पहले आलमगीर को पढ़ना होता है, फिर शाह आलम द्वितीय आएंगे, जिसके समय हम फिर बक्सर का वॉर देखेंगे। फिर इसके बाद अकबर द्वितीय वगैरह देखेंगे, लास्ट में उसको जहांदार शाह तक ले गए, नहीं, बहादुर शाह जफर तक ले जाएंगे। ये चेन की पूरी है ना। हाँ, फिर ये चेन हमारी हो गई। अब फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी का थोड़ा असेसमेंट बताया था मैंने, बताएंगे थोड़ा क्या क्या था इसमें? हाँ, एक कुछ चिंतकों का मानना है कि ये क्या था, डार्क एरा था इंडिया के लिए, कुछ कहे कि ब्राइट एरिया है, हमको नए अवसर मिले। तो हम रुको, हम 4 जने हैं, ठीक है, तुमने तो पढ़ा नहीं है। जो तुम पीछे बैठे हो, तुम पक्ष मत होगे कि मतलब ये अंधकार का युग था, ठीक है। तुम दोनों इस पक्ष में अपने विचार रखोगे, और तुम दोनों आगे के उसके विपक्ष में रखोगे, ठीक। मतलब आप दोनों पीछे के ये बताओगे
कि अंधकार का युग क्यों था, और तुम दोनों इनके तर्क का खंडन करोगे फिर, ठीक है? बताओ तो जरा। क्योंकि इसमें जो केंद्रीय सत्ता है मुगलों की, वो विखंडित हो गई थी। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये आर्थिक विघटन का कारण है। ठीक हो गया। इसमें जो कला और संस्कृति थी उसको मतलब बहुत बड़ा धक्का लगा। 3 बिंदु पकड़ लिए, ये इन्हीं 3 बिंदुओं पे बात किया था हमने। कौन कौन से हो गए 3 बिंदु? सबसे पहले कि राजनीतिक एकता नहीं, राजनीतिक एकता थी वो टूट गई। दूसरा इकोनॉमिकल इंटीग्रेशन टूट गया। तीसरा क्या बताया इन्होंने कि जो कल्चरल वो था हमारी क्या डोमिनेंस, वो भी खत्म हो गया। अब इसके विपक्ष में तर्क दो, क्या भारत में ऐसा हुआ था? साम्राज्य जो होता था तो ऐसा था कि जब वो एकत्रित था तो एक ही राजा मतलब रूल कर रहा था, जब टूट गया तो उनको स्वतंत्र एक अलग से हो गया सत्ता। इसमें मैंने आपको ऐसा तर्क, आपको याद आ रहा है कुछ ये जो बता रही हैं? इसको थोड़ा वो करना है, रिफाइन करना है। नहीं, आप नहीं पकड़ पाए इस चीज़ को। मैंने बोला, मैंने लिखवाई भी होगा कि भारत में ना कभी भी वो नहीं रहा, मतलब एक क्या कहते हैं वो, अखिल भारतीय साम्राज्य टाइप के ना। हमको 2-3 जगह ही दिखाई देता है। एक हमको ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे दिखाई देगा, दूसरा जो ये आया था कौन, कुषाण, ठीक, और तीसरे ये जो ये आए थे कौन, मुगल। इन तीनों के अलावा भारत में जब भी राज हुआ है वो छोटे छोटे राजाओं के माध्यम से ही हुआ है। स्थानीय स्वायत्ता कह सकते हो उस चीज़ को, है ना। तो एक ऐसा तो सिस्टम भारत में रहा ही, ऐसी लेगेसी नहीं रही है ना भारत में कि जिससे कि हम ये कह दें कि एक सेंट्रल कोई यूनिटी थी वो टूट गई, उसकी वजह से हमारे पूरा जो पॉलिटिकल बिहेवियर है वो क्रैश कर गया। ऐसा नहीं है ना। अब ये समझ में आया आपको? आपके बिंदु को मैंने थोड़ा कपड़े से साफ कर दिया, बस सही बता रही थी उसको मैं उस डायरेक्शन दे दिया मैंने, ठीक है, पकड़ लिया। अब दूसरे बिंदु का खंडन करो तो जरा, क्या बताया था दूसरा बिंदु? इकोनॉमिकल जो करेक्टर चेंज हो रहा था, इकोनॉमिक ये बता रहे हैं कि क्रैश कर गई। अब तुम बताओ क्रैश हुई थी या फिर क्या? इसको दूसरे चश्मे का अगर दूसरे हिस्से से देखा जाएगा तो क्या दिखाई देगा? हाँ देखो, भारत, मैंने आपको उदाहरण भी बताया था ना, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाँ, जो बहुमूल्य धातुएं हैं वो भारत में आने लग गई। तो पहला तो कारण ये बना। और मुद्रा, फिर मुद्रा अर्थव्यवस्था का चलन हुआ। हाँ, और मुद्रा अर्थव्यवस्था के चलन से हमारी जो इकोनॉमी थी अभी तक कैसी थी, क्लोज्ड कह सकते हो, या फिर बार्टर सिस्टम था जिसमें, अब वो ओपन होने लग गई। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को यहाँ चलन आने लग गया है। तो इकोनॉमी के लिए क्या ये फील्ड कैसा रहेगा? अवसर का काल रहेगा, क्योंकि हम ओपन हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। मैंने कुछ और इसमें लॉजिक बताए थे कि एक ऐसा मान्यता थी भारत में कि हमको समुद्र पार करके नहीं जाना है ना। तो सारी धारणाएं टूटने लगी जब हमने यूरोपीय कंपनियों को क्या होते देखा, विकसित होते हुए देखा। ये था। तीसरा, कल्चरल वाले को तोड़ो। कल्चरल जो हमारी एक्टिविटी है वो ख़त्म हो रही थी, ऐसा इनका मानना है। आपको इस तर्क को तोड़ना है, क्या कहोगे? देखो, भारत को हम क्या बोलते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा बोलते हैं ना। और विविधता में एकता, ऐसा केवल भारत के लिए ही यूज होता है ऐसा वर्ड। अब अगर कभी यूरोप जाने का मौका मिलेगा, हालांकि मैं भी नहीं गया हूँ, मैंने भी चीज़ें वीडियो वगैरह में ही देखी हैं। आप दिल्ली गए हैं? दिल्ली जब जाते हैं तो NCR देखा होगा, थोड़ा सा आगे जाते हैं यूपी लग जाता है, थोड़ा इधर गए तो हरियाणा लग जाता है, थोड़ा इधर गए तो फिर उधर हमको राजस्थान वगैरह दिखाई देते हैं। तो ऐसी वहाँ देश हैं हमारे। हमने वो पढ़ा था ना भारतीय उपमहाद्वीप। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आए? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। ओके, ये पूरा क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप। अब पूरा रूस आपको वो दिखाई दे रहा है, यूरोप का मैप बन गया दिमाग में, दिखा है मैप, यूरोप का मैप दिख रहा है, उसमें से रूस को हटा दो, इतना है बस, यूरोप पूरा आ गया है। तो भारत एक उपमहाद्वीप इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक हम राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो हम इसी यहीं से अपने पॉइंट को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मतलब भारत में जो हमको जोड़ने वाली चीज़ थी वो क्या थी? कल्चर। हम कभी अलग नहीं रहे हैं। देखो यहाँ इतने सारे इन्वेजन हुए, हम पे कोई इम्पैक्ट पड़ा?
हमारी जैसे अगर मेरे को कोई साबुन से, जैसे मैं अगर कपड़े धोऊंगा तो धुल जाएगा ना वो, लेकिन हम धुले या नहीं धुले ना, उल्टा उनको ही साबुन उनको ही हमने अपने साथ मिला लिया, है ना, हमने उनकी संस्कृति अपना ली। अब इसका प्रभाव हिंदी में भी देखते हैं। हिंदी पढ़ी आप लोगों ने अगर, इसका एग्जाम्पल, हाँ, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का नाम बताया होगा मैंने एक दिन, राजा लक्ष्मण सिंह, सुने इनके नाम हिंदी में? राजा लक्ष्मण सिंह जो थे वो थे तत्समी भाषा के मान्यता, वो मानते थे कि संस्कृत होनी चाहिए, तत्समी भाषा समझ गए ना, संस्कृत के शब्द। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो हैं वो फारसी निष्ठ शैली के वो बने, क्योंकि यहाँ भारत में क्या थी, मुगल साम्राज्य था, तो मुगल साम्राज्य से फारसी शब्द आए भारत में, तो हम बोलते हैं ना बहुत सारे शब्द आज भी, तो पूरा हिंदी। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? भाषा किसका हिस्सा है? कल्चर का। हर चीज़ में आप इस चीज़ को चेक करके देख सकते हो। हमारे पहनावे में भी हमको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा कि हम सारा भारतीय हैं क्या? तुमने सारे भारतीय वस्त्र पहने हैं, ये मैंने पहने, कभी नहीं पहने। तो ये सब क्या हो रहा है? कल्चरल अकोमोडेशन कहते हैं इसको ना, कल्चरल अकोमोडेशन हो। तो ये सारी पद्धतियाँ हमको दिखाई देती हैं। तो इसका खंडन ऐसे हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। क्या हुआ था सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में? वैश्विक परिदृश्य में क्या क्या था, जरा बताओगे? हाँ, पूर्वी दो हिस्सों में बढ़ जाता है रोमन साम्राज्य, पूर्वी रोमन, पश्चिमी रोमन। अपने आप हो जाता हो? हाँ, अपने आप तो होगा, और कौन करे? फिर मैंने बताया होगा कि जो पूर्वी रोमन साम्राज्य था वो क्या बन गया? बिजेंटाइन साम्राज्य। और पश्चिम में जनजातीय आंदोलन हुए थे जर्मनी से। हाँ, और एक और बताया होगा। हाँ, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था बताया होगा। और ये 3 व्यवस्थाएं बताई थी ना, सामंतवाद, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था और पवित्र रोमन साम्राज्य, होली रोमन एम्पायर। तो इन 3 रूपों में हम, इन 3 स्वरूपों में क्या देखते हैं? पश्चिमी जो रोमन एम्पायर है वहाँ पूरी व्यवस्था क्या हो गई थी? ख़त्म हो गई थी, अंधकार का युग बोला जाता है। फिर इसी का इम्पैक्ट हम आगे देखते हैं कि जब वहाँ व्यवसायिक क्रांति आती है, व्यवसायिक क्रांति के साथ क्या होता है? नए विचारों का आगमन होगा, और उन नए विचारों के आगमन के क्रम में वो देखते हैं, पुनर्जागरण देखेंगे, पुनर्जागरण का इम्पैक्ट देखेगा। ठीक। अच्छा, पुनर्जागरण का मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, पुनर्जागरण ने पूंजीवाद को कैसे पैदा किया होगा? पुनर्जागरण के 3-4 प्रभाव रोज बताता हूँ मैं। हाँ, सामंतवाद के विघटन से क्या होता है? कैसे होता है सामंतवाद का विघटन? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आना, मुद्रा अर्थव्यवस्था का चलन हो गया ना। मुद्रा अर्थव्यवस्था की चलन से क्या हुआ कि अब दास जो प्रथा थी उससे भी लोग मुक्त होने लग गए। सबको क्या समझ में आ गया कि पैसा महत्वपूर्ण है, अगर पैसा है तो हम दासत्व से भी मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ? दास मुक्त होने लग गए, वो एग्रीकल्चर में सेट होने लग गए, उनको भूमि मिलने लग गई ना, तो वो स्वतंत्र होने लग गए। और स्वतंत्रता का पहला लक्षण क्या होता है? उदारवाद का। अगर हम लिबरलिज्म को समझते हैं, लिबरल होने का मतलब क्या है? स्वतंत्र होना। तो वो चीज़ें वहीं से निकल के आती हैं। फिर सारे हम विचारकों को देखते हैं, उसके साथ हम खोजी प्रवृत्ति, एक हमारा वास्को डी गामा जाएगा, एक उधर कोलंबस जाएंगे। तो यहाँ से हम पूरा उपनिवेशवाद की विचारधारा को भी समझ लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा, अब यूरोपीय कंपनी आ गई भारत में, जरा इनके बारे में बताओ, पहले कौन कौन सी आई थी? बताओ तो जरा। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगीज। पुर्तगीज में जरा बताओ एक एक करके। अच्छा, और फिर उससे पहले भी आए थे क्या कोई? बर्थोलोमेव डियाज बताया होगा मैंने।
कैब्राल बताया होगा, कैब्राल कौन था? हाँ तो और बर्थोलोम्यू डियाज कौन था? केप ऑफ गुड होप तक आ चुका था ये वास्को डी गामा के आने से पहले। केप ऑफ गुड होप कहाँ है? पल्लवी नाम है ना तुम्हारा? पल्लवी तुम्हारा नाम है? जो तुम्हारे साथ आती थी उसका नाम क्या था? हाँ सीता। हाँ तो पल्लवी बताओ क्या पूछा मैंने? केप ऑफ गुड होप समझती हो क्या है? बताओ। तुमने हाँ बोला है, अपने को खुद फंसा लिया। देखो अब मैप देखा है आपने? मैप में महाद्वीप कितने हैं? 4 है ना? है ना? 4 ही तो हैं। 4 है ना? तो हाँ क्यों बोलना है? नहीं आता है तो मुझे नहीं है पता है, बोल दो ना। 7 महाद्वीप हैं, उसमें से एक महाद्वीप है अफ्रीका, जो बिल्कुल जस्ट बगल में है किसके? भारत की। मिल जाएगा एशिया महाद्वीप के बगल में आपको अफ्रीका मिलेगा। तो अफ्रीका का जो सबसे नीचे का एरिया है, दक्षिण अफ्रीका देखना मैप मार्स घर जाके, उसका सबसे दक्षिणी भाग देखना, उसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ठीक, तो वहाँ तक ऑलरेडी एक व्यक्ति आ चुका था जिसका नाम क्या है? बर्थोलोम्यू डियाज। ठीक, बर्थोलोम्यू डियाज पहले आ गया था, फिर उसके बाद वो दोबारा भारत में कैब्राल के साथ आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक चेन बनाने के लिए है, कभी आ भी सकता है ना, हम छोड़ नहीं सकते हैं कुछ भी, यहाँ रिस्क लेना ठीक है। फिर अल्मीडा के बारे में पढ़ा होगा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। तो अल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? स्थापत्य करना। हिंद महासागर मतलब मकान बनाएगा वहाँ? तुम्हारा कहने का मतलब ये बन रहा है स्थापित करना, स्थापित करना है। भाई साहब कुछ नहीं लिखा है, आज रिवीजन है। ऐसे ऐसे देख रहे जैसे वो पढ़ रहे होंगे क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता क्या है वो? लिपि नहीं है वहाँ की, हड़प्पा लिपि। खरोष्ट की अलग चीज़ है। मैंने ये आपने क्लास में पढ़ा था कि जब खरोष्ट लिपि वगैरह चली थी, लिपि का विकास भारत में। तो हाँ, ब्लू वाटर पॉलिसी होगी। फिर मैंने आपको बताया होगा कि मैं एक चीज़ पूछ रहा हूँ, बताना। ओरमुज जल संधि कहाँ है? होरमुज कह सकते हैं। और दूसरा है मलक्का, होरमुज और मलक्का। इन दोनों को ट्रेस करो जरा माइंड में, अगर आपने मैप पढ़ा है तो ये पूरा मैप सही होता है ना ये। हाँ, ये गैरोला क्या पूछ रहा हूँ मैंने, ध्यान दिया आपने? होरमुज और दूसरा मलक्का, ये सुने हैं, ऐसा शब्द सुने तो होंगे। इसको ट्रेस कर पा रहे हो माइंड में? कहाँ पे है हिमांशु भाई? अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अच्छी बात। हाँ, होरमुज फारस की खाड़ी, ईरान वाला वो वाला एरिया। ठीक, और दूसरा है जो मलक्का, इंडोनेशिया तक का है ना, इंडोनेशिया वाला एरिया। तो वहाँ तक पूरा एरिया पकड़ लिया था किसने? पुर्तगीज़ ने। ये पुर्तगीज़ का पूरा एरिया ट्रस्ट कर दिया मैंने, जो उन्होंने पूरा हिंद महासागर की ब्लू वाटर पॉलिसी के द्वारा अपने को स्थापित किया था। ओके, नेक्स्ट। यस राइट, हमारा रिवीजन चल रहा है। ओके, मॉडर्न इंडिया में स्टार्ट किया था, आपको ध्यान है? आप तो हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े ही हो। मॉडर्न इंडिया जब से पढ़ा है हमने, इन 4 टॉपिक, इन 4 बुलेट पॉइंट पर हम बात कर रहे थे, ध्यान होगा आपको। इन 4 बुलेट पॉइंट में से हमने ये 2 ख़त्म कर दिए। तो मैंने सोचा कि आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं भी देख लूँ कि आप लोग कितना प्रयास कर रहे हैं, या घर जाके आप नोट्सों को बंद तो नहीं कर दे रहे हो ना? ठीक है, याद करना है। तुम्हारा अभी क्या चल रहा है? कॉलेज क्या चल रहा है तुम्हारा? पूरा हो गया क्या? अच्छा, एमए चल रहा है। हाँ तो ठीक है ना, इतना मैंने सोचा कि अभी 12th पास करके ही आई हो। ठीक है, तो आपने बीए किया था, तो सब्जेक्ट क्या क्या थे? संस्कृत। ओह, संस्कृत पढ़ा है आपने?
अच्छी बात। तो हिमांशु भाई 18th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ ख़त्म हो गया था, आप तो थोड़ा लेट हो गया। अब हम चल रहे हैं सेकेंड हाफ की ओर। सेकेंड हाफ की हाँ हाँ ठीक है। तो सेकेंड हाफ में क्या है, क्योंकि आज मैं लेक्चर के फॉर्म में नहीं पढ़ा है, आज मैंने आपको हिंट दे दिया था, पहले ही आपको बोल दिया था कि डायलॉग फॉर्म में चलेगा। आप मेरे से पूछोगे, मैं आपसे पूछूंगा, अब तुम भी मेरे से पूछते रहो ना, आपकी कुछ डाउट है तो इसलिए मैंने ये सेशन रखा था। तो सेकेंड हाफ में हमने कुछ चीज़ें कर ली हैं कवर। अब हम आ गए हैं कंपनियां कब आई और कैसे आई। मैडम ने बता दिए थे, सबसे पहले अल्मीडा का नाम बता दिया। अब ये सेकंड नाम बताएंगी, बताओ मैडम सेकंड नाम। हाँ, अल्बुकर्क, ठीक है, ये नाम सुना लग रहा है आपको? हाँ ठीक है, तो सुनो अब अल्बुकर्क के बारे में बताएंगी मैडम, बताओ, आप बताओ। उन्होंने गोवा पे कब्जा कर लिया था। गोवा पे कब्जा कर लिया था। गोवा को कब्जा नहीं किया, छीना किससे? बीजापुर, है ना, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि पहले इन्होंने अपना सेंटर कहाँ बनाया था? कोचिन तो था, फिर कोचिन से ट्रांसफ़र करके गोवा ले गए, फिर वहाँ से वॉच डॉगिंग करना आसान हो गया, फिर उन्होंने अपने पकड़ इधर उधर फैलाते। उसके बाद हमने पढ़ा होगा, कौन पढ़ा उसके बाद? कुन्हा के बारे में क्या था फैक्ट? मुगल शासक के साथ संबंध अच्छे बनाए होंगे, कुछ ऐसे काम किए होंगे। हाँ, कारताज कहते थे ना उसको, तो ये हो गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं डेनिस है ना दूसरे, डच, हाँ डच के बारे में। डच है कौन? यूरोपीय कंपनी है ना, और वो अलग अलग देशों से आ रहे हैं। यूरोप एक पूरा कॉन्टिनेंट है, वहाँ से छोटे छोटे देश हैं, उन देशों के अलग अलग नाम से अलग अलग कंपनियां बन के आ रही हैं। पहली पुर्तगीज़, तो पुर्तगाली कंपनी ने जो यहाँ अपने को स्थापित करने का प्रयास किया, उस पर हमने थोड़ा बात किया। अब आ रही है डेनिस, फिर डेनिस कह रहा हूँ डच के बारे में क्या था? बस वही याद है, बढ़िया है, उतना याद करना है। 1759, ज़्यादा याद होगा भी नहीं उसमें को। 1759 की विद्रोह के युद्ध में जो अंग्रेज होते हैं इसको निपटा देते हैं, ठीक। हाँ यस, और मैं आपको हाँ प्री मेंस और इंटरव्यू में भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। इसके बाद इतिहास में तुम किसी से भी बात करने लायक बन जाओगे, कोई तुमको इतिहास में बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। अकबर की मम्मी का नाम कोई नहीं पूछेगा, अभी तो ट्रेंड है ना। मुझे भी नहीं पता, सच में नहीं पता, मैं याद ही नहीं करता ऐसी चीज़ें। एक समझदार व्यक्ति कभी नहीं करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में एक कुछ सारी चीज़ें करनी थोड़ा होती हैं, आ गया तो छोड़ दूंगा, लेकिन जो महत्वपूर्ण, जो मेरा काम आने वाली चीज़ है, उस पर मैं पकड़ बना सकता हूँ। हाँ। आपने फैक्ट याद किए होंगे सभी पहले, तो इससे पहले आपने जब फैक्ट किया होगा ना, आपको काफ़ी टाइम लगेगा और वो फिसलता भी जाएगा दिमाग से, याद भी नहीं होता है। तो ये मैं एक चेन बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखते हैं कितना सक्सेस होता है मेथड। इसलिए तो यही तो दिक्कत है, मेरी क्लासेस 1 घंटे से कम हो ही नहीं सकती कभी। अब स्कोप नहीं है ना उतना, अगर 1 घंटे से कम होगा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पकड़ पाओगे आप। कम से कम 1 घंटा, वरना तो 2 घंटे से प्लस जानी चाहिए क्लास मेरी। अब यहाँ शेड्यूल ही वैसा है तो हाँ। अब हम आते हैं अपने बिंदु पे। इसके बाद कौन आएंगे? अंग्रेज़ों की स्थापना के बारे में थोड़ा। हाँ बस इतना ही है। ठीक है, मुगलों की समस्याओं का निपटान कैसे किया? हॉकिंस। हाँ उसको घर दवाई टाइप का बना लिया उसने।
ये चीज़ें याद होगी तो ठीक है, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं है कुछ भी, ठीक है। लेकिन एक चेन बननी चाहिए कि ये लोग आ कैसे रहे, ब्रिटिश अपने को कैसे स्थापित कर रहे हैं, है ना। उन पर देखो बुद्धि है। सबसे पहले उन्होंने समस्या डायग्नोस करना पड़ता है ना, अगर मुझे कोई बीमारी है सबसे पहले क्या होगा, मेरा ब्लड टेस्ट हो तो डायग्नोस होगा पहले, तो इन्होंने डायग्नोस कर लिया। इस डायग्नोसिस में उन्होंने बताया समस्याएं जो मैंने लिखवाई कहाँ कहाँ थी, मुगलों के साथ संघर्ष, दूसरा संघर्ष था डच, अगला था पुर्तगीज, इन तीनों को निपटाना था। तो इनको निपटाने के लिए उन्होंने अलग अलग प्रयास किए। हाँ यार आप भी निपटा दिया मत बोलो आप लोग औपचारिक करो ना, मैं तो वैसे बोल देता हूँ, फिर आदत हो जाएगी ना। हाँ वो तो हम बाद में आएंगे ना, फ्रांसीसी कर्नाटक वॉर समझेंगे, उसके बाद में आएंगे। हाँ फ्रांसीसी कंपनी में आ गए हम, समझ पा रहे हो ना। कंपनी आ रही है, सबसे पहले कौन सी बताई उन्होंने, पुर्तगाली कंपनी, दूसरी डच कंपनी, तीसरी ब्रिटिश कंपनी के बारे में बता दिया, और ब्रिटिश के संघर्ष समझा रही है, ठीक। और लास्ट कंपनी जो इंडिया में आई वो कौन थी, फ्रांसीसी कंपनी। और फ्रांसीसी कंपनी अपने आप में बहुत मजबूत कंपनी थी, और फ्रांसीसी कंपनी और जो ब्रिटिश कंपनी थी, इन दोनों का जो संघर्ष था वो देखने लायक रहेगा, बराबर की टक्कर थी। अब इन दोनों में जीतता कौन है, ब्रिटिश। और इनको हम समझते हैं 3 कर्नाटक युद्धों के माध्यम से, ठीक। तो पहला कर्नाटक वॉर होता है, पहले कर्नाटक वॉर में क्या कारण था, यूरोपीय समस्या रही होगी, ऑस्ट्रिया, हाँ एक्स ला सापेल की संधि, है भाई साहब, एक्स से याद आ जाएगा, एक्स ला सापेल की संधि, ठीक है, एक्स ला सापेल, ठीक है, एक्स से याद रखना उसको, एक्स ला सापेल की संधि वो तुमको पता होगा यार। दूसरा था, दूसरे वाले का क्या रीजन था, हैं, हाँ भारतीय समस्या थी ना उसमें, एक उसमें कर्नाटक होगा, दूसरा हैदराबाद। फिर हम देखते हैं कि मैसूर वाला जो क्षेत्र है फ्रांसीसियों के साथ, हैदराबाद को उसके साथ, ठीक है। एक पूरी चेन है ना, आने वाला है, शहादत के दिन आने वाले तुम्हारे। अब क्या है इसके बाद, हाँ सप्तवर्षीय युद्ध होगा, यहाँ वो वाला युद्ध होगा जो तुम वन डिवोर्स का युद्ध होगा 1760 में। अब इन्होंने फ्रांसीसी भी निपटा दिए। अब सर्वोच्च शक्ति के रूप में कौन स्थापित हो गया यहाँ, ब्रिटिश, है ना। जो जितना ज़्यादा तपेगा उतना ज़्यादा चमकेगा ना। तो देखो इन्होंने संघर्ष ही किया, जब से आ रहे हैं, आते ही देखो यहाँ पे तो आया ही नहीं हुआ अभी, आज़ादी तो यहाँ पढ़नी हमने वो नेशनलिज्म में। ये देखो स्थापित हो रहे हैं सर, यहाँ कितनी मेहनत कर रहे हैं, युद्ध नहीं कर रहे हैं इतने, इस चीज़ को तो समझा रहा हूँ। उन्होंने चीज़ों को संघर्ष से पाया है ना, तो तभी लंबे समय तक स्थापित आज भी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में हारने के बाद भी उसकी स्थिति में कोई आर्थिक स्थिति मजबूत हुई, बस हाँ ये सही था, फ्रस्ट्रेशन उन्होंने यहाँ निकाला, तपे यहाँ। पहले उनको हमारे राजाओं ने हराया, खूब मेहनत करी, उसके बाद उनको मौका मिल गया, जब स्थापित होने के बाद हम आ रहे हैं उसी बिंदु पर आ रहे हैं। तो हाँ क्या हो गया था, ना कोई नहीं, पूछो, रोना पड़ेगा क्या बता रहा था मैं, हाँ अब कंपनी बंगाल विजय की ओर, बताओ तो जरा इसके बारे में बताओ, इसका असेसमेंट किया आपने, कंपनी बंगाल विजय की ओर जब गई तो वहाँ क्या समस्या रही। अब वो मेन जो इंडिया का हॉट स्पॉट है उस पर पकड़ बनाने की ओर जा रही है,
बंगाल का महत्व बताया होगा, क्या था? सारी एक्सपोर्ट जो कमोडिटी थी हमारी, वो सारी वहीं से एक्सपोर्ट होती थी। भारत का सबसे समृद्ध प्रांत रहा है, आज भी था ना, आज भी वो समृद्ध प्रांत ही माना जाता है। तो कंपनी बंगाल विजय की ओर जा रही है। बंगाल विजय की ओर कैसे गई? वहाँ का आर्थिक महत्व था, सामरिक महत्व था, उसको अपने कब्जे में लेना अनिवार्य था। ओके, तो जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ हमको कौन दिखाई देता है? सिराजुद्दौला। तो उन संघर्षों को समझना पड़ेगा जिस कारण से प्लासी के युद्ध की घटनाएं बनेंगी और ब्रिटिश कंपनी को स्थापित होने का मौका मिलेगा। ठीक है, पहली समस्या इसमें मैंने आपको बताई होगी, क्या बताई थी? दस्तक वाला मुद्दा। दस्तक क्या था? एक सर्टिफिकेट होता था जो कि मुगल राजा देता था, जिसका यूज कहाँ होता था? ट्रेड में, है ना, व्यापार करने के लिए उसको यूज़ करते थे कौन? अंग्रेज। इन्होंने ये किया कि हाँ, कंपनी को ट्रांसफ़र किया था और वो यूज़ करने लग गए अपने व्यक्तिगत व्यापार के लिए। ठीक है भाई साहब, समझ पाए? दूसरा, वो सहन करते आ रहे थे, उन्होंने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उनको छोड़ो, हमको तो टैक्स दे ही रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इनको आगे प्रमोट किया। दो कारण हो गए। तीसरा रीज़न मैंने आपको बताया होगा कि जो कौन सा हाँ, चंद्रनगर के किले की वाला मुद्दा आएगा। फिर एक मुद्दा मैंने आपको फोर्ट विलियम वाला बताया होगा, फोर्ट विलियम में किलेबंदी करना शुरू कर दिया। फिर वहीं पर मैंने आपको हॉलवेल द्वारा वो बताया था आपको मैंने, ब्लैक होल स्टोरी। हाँ, तो ब्लैक होल स्टोरी आती है। इंडियन लोग अलग अलग कहाँ हो गए? इस बिंदु को भी मैंने सिद्ध किया था, आप उस समय आए नहीं थे। अगर भारतीय लोग अलग अलग होते, ये बिंदु आया था ना अभी कि जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ है, औरंगजेब की डेड बॉडी का असेसमेंट किया था हमने कि औरंगजेब की डेड बॉडी के बाद हम देखते हैं कि छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हो रहा है। तो उसके एक अंधकार का युग जो उसको घोषित कर रहा था वो ये था कि हमारी जो कल्चरल एक्टिविटी है वो भी डिक्लाइन होने लग गई। किसका? आप इन बिंदुओं को रखा करो ना, इनको साइड में लाया करो। अब इस बिंदु को मैं यहाँ अगर कनेक्ट करूँगा ना, ये 3 घंटे का लेक्चर है, 3 घंटे में मैं आपको ट्रैक में ला पाऊँगा, तब आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि मैं ऐसे सोच रहा हूँ और वास्तविकता ये है, सच में। तो इसको हम यहीं रोकते हैं, इसको मैं ज़रूर डायग्नोस करके आपको समझा दूंगा कि कैसे हो रहा है। आपका तर्क, आपका समस्या क्या है कि जो हमारे जो इंडियन रूलर हैं वो रजिस्टर नहीं कर पाए, और इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो आपस में ही भिड़ रहे थे। आपका तर्क ये है। तो इसको मैं बता रहा हूँ, हाँ, 2-3 घंटे लगेंगे, तब हम उस ट्रैक में आपको ले पाऊँगा कि वास्तविकता क्या है और हमको दिखाया क्या जा रहा है। ठीक है, तो हम अपने पॉइंट पे आते हैं। हाँ, 4 बिंदु हो गए। बताओ अभी कौन कौन से बिंदु पर बात हुई थी, बताओ तो। IQ, तुम्हारा IQ पता लग जाएगा। बोल दिया उन्होंने, सुना नहीं, ध्यान नहीं दिया, तो यही तो दिक्कत है। हम जहाँ पे हैं वहीं पर होना चाहिए ना हमको। डायकोटोमी सही नहीं होती है। हम बैठे यहाँ हैं, सोच हमारी आत्मा गई अमेरिका में, तो ऐसे कैसे होगा? 4 बिंदु कौन कौन से बताए, ध्यान से सुनो। सबसे पहली समस्या थी दस्तक की, सर्टिफिकेट वाला, याद आ गया होगा। दूसरी समस्या थी चंद्रनगर में उन्होंने क्या बनाया था, किला। तीसरा बताया था फोर्ट विलियम की समस्या। एक समस्या और इसमें छूट गई, इसमें और बताऊंगा। अपने साथ जैसे वो था ना सिराजुद्दौला के जो अपने खास व्यक्ति थे उनको अपने पक्ष में कर लिया। जैसे मीर जाफर का नाम हमने पढ़ते हैं, मीर मदान, माणिक चंद थे वहाँ के कलकत्ता के व्यापारी, उन सबको अपने पक्ष में कर लिया। तो जब प्लासी का युद्ध हम देखते हैं उसमें वो एक फिक्स जैसे मैच होता है ना, फिक्स मैच फिक्सिंग पता होगा क्या विजन? हाँ, देखो हमारे इंडिया की जो वो है ना राजशाही कहते हैं जिसको, मोनार्की, उसकी टेंडेंसी ब्रिटिश या फिर यूरोपीय राजशाही से बिल्कुल अलग रही है।
हमारे यहाँ के राजा भी एम्बिशियस रहे हैं, ओके। इंडियन रूलर भी एम्बिशियस हैं और यूरोपियन एम्परर भी एम्बिशियस हैं। इन दोनों में अंतर है। भारत का जो एम्बिशन है वो समाज के लिए है, और लेकिन ब्रिटेन का या फिर अन्य यूरोपीय जो रूलर्स हैं उनका जो एम्बिशन है वो सेल्फ के लिए है। इसलिए वहाँ आपको व्यक्तिवाद दिखाई देगा, हमारे यहाँ आपको समाजवादी नेचर का एक राजतंत्र दिखाई देगा। यस, बिजनेस होगा कहाँ जब मध्य वर्ग पैदा होता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं यार। यस यस। तो अब आओ फटाफट इसमें। अब होता है प्लासी का वॉर। कब होता है बताओ फिर? 1857 में, है ना? कब कब? घर जाके पकौड़ी खा रहे हो आजकल इनमें नोट्स में? ठंड भी हो ही रहा है, या तो हाथ सेक रहे हो। वो तो उपनिवेशवाद था, धार्मिक देश गुलाम कैसे बना है, इसी उसको देखो ना। इस वही तो कह रहा हूँ, चश्मा कैसे पहन रहा हूँ मैं, धार्मिक देश गुलाम कैसे बन गया। इसको दो तरीके से देख सकते हैं ना। इसको आप सहिष्णुता से भी देख सकते हो। सहिष्णुता समझते हो? टॉलरेंस। व्हाट इज टॉलरेंस? हाँ। और सहने की शक्ति दो प्रकार की होती है। एक तो एक्सप्लोटेरी होती है, अगर मेरे से आप ज़्यादा मजबूत हो तो मुझे सहना ही पड़ेगा ना मजबूरन। और एक होता है मैं आपको महत्व दे रहा हूँ। दो रीजन है ना। तो जो इंडियन टॉलरेंस है वो पॉजिटिव वाला है, यहाँ महत्व दिया जाता है हर चीज़ को। यस। तो एक मैं आपको तर्क दे सकता हूँ जिससे सिद्ध हो जाएगा, हवा में नहीं कह रहा हूँ ना। अब हम इस चीज़ पर आते हैं, प्लासी के वॉर पर। प्लासी का वॉर क्या था? जैसे मैच फिक्स होता है, ठीक है, मैच फिक्स था, हम सबको पता था कि हारना है। तो प्लासी का वॉर होता है, ये सिराजुद्दौला की हार होती है। अब मीर जाफ़र, सबसे जो इम्पोर्टेंट डील हुई थी वो मीर जाफ़र के साथ हुई थी कि मीर जाफ़र को यहाँ का नवाब बनाया जाएगा। नेक्स्ट बनता है, कंपनी ने डील किया था, तो हमको नेक्स्ट रूलर अब मीर जाफ़र देखेंगे। और मीर जाफ़र के साथ कुछ राजस्व की डील हुई थी, उन राजस्व की डील को कंप्लीट करने में मीर जाफ़र सक्षम नहीं रहा, जिसकी वजह से उन्होंने एक, मैंने आपको व्यक्ति का नाम बताया होगा, विंसीटार्ड की भूमिका देखते हैं, जो 1760 में आता है इंडिया में। वो पूरा क्या करता है, तख्ता पलट कर देता है। मीर जाफ़र की जवाई को मीर कासिम होता है, वो उसको गद्दी में बैठाने का प्रयास करता है, बैठा देता है। फिर मीर कासिम एम्बिशियस है ना। उसमें मैंने बोला भारतीय राजा आपको हमेशा क्या दिखाई देंगे, पॉजिटिव दिखाई देंगे। उसने अपने को फिर अलग करने का सोचा। वो समझ गया कि जो ये ब्रिटिश कंपनी है ये मेरे पर दबाव डाल रही है, वो मेरी सोवरेनिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं। सोवरेनिटी हमने पढ़ा था ना कि मेरी जो डिसीजन मेकिंग की जो मेरी एक्सट्रीम लेवल की क्षमता है उसको क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ओके, तो इस चीज़ को समझ गया उसने। फिर कुछ ऐसे प्रयास किए जिससे कि वो ब्रिटिश से अलग होने लग गया। क्या क्या प्रयास किए? यस, एक सर्टिफिकेट ले लिया कि आई एम सोवरेन, मैं स्वतंत्र होकर के सर्टिफिकेट बना लिया था। दूसरा, उसने अपने को अपनी एक यूरोपीय मॉडल पर अपनी एक सेना बनाई, है ना, ये चीज़ें पड़ी थी। तीसरा कि उसने अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र की थी। फिर मैंने आपको पूरा कैपिटल बताया था। सबसे पहले कैपिटल बंगाल की कहाँ होती थी, ढाका से मुर्शिद को लिखा, उसको कहाँ ले गया, मुर्शिदाबाद। फिर ये क्या था, कासिम, इसको कहाँ ले आया, मुंगेर। रिपीट प्लीज़, क्या बोला आपने? लाउडली बोलना है जरा, मेरा ये वाले कान का पर्दा फटा है। वो जब ये चीजें सोच रहा था कि मैं अपने अलग सेना बनाऊंगा, थोड़ा अलग हो जाऊंगा, तो सामने दिल्ली की ताकत का पता था उस टाइम पे। किसको? सिराजुद्दौला को? जी, जो अलग होता था, मीर कासिम। हाँ, तो क्यों नहीं पता? प्लासी के युद्ध में हरा ही नहीं है, तो हार गया ना मीर कासिम। मीर कासिम अभी नहीं हरा, आ रहे हैं ना मीर कासिम का। तो मैंने अभी उसकी इंट्रोडक्शन दिया, अब आएंगे। अब यहाँ से बक्सर के वॉर की फील्डिंग बना रहा हूँ। अब फील्डिंग लग रही है ना, अब बक्सर की वॉर का बैकग्राउंड बना दिया मैंने। अब क्या होगा, इन सब जो विरोधी प्रक्रियाएं हैं या ऐसे जो कार्य कर रहा है, इन कार्यों से ब्रिटिश जो गवर्नर थे वो भी तो अवगत हैं, वो भी समझ रहे हैं कि हमारे अगेंस्ट में जा रहा है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, वॉर उनके बीच में आनाकानी होने लग गई, क्योंकि ये जो मीर कासिम था ये अंग्रेजों की बात मान नहीं रहा था और साइड में अपनी शक्ति को बढ़ाते जा रहा था। तो इन दोनों के बीच, तनातनी के बीच में एक बार इन दोनों को युद्ध होता है। अब वो तो अकेले था, उसने मार खानी थी ब्रिटिश के हाथ से, मार खा के हो गया सीधे अवध।
आभास क्या, दोनों मैंने आपके सामने रख दिया ना, दोनों चीज़ें, दोनों एक दूसरे की शक्ति से क्या है, डर रहे हैं, चेक एंड बैलेंस। दोनों को पता है कि अगर मेरी शक्ति बढ़ेगी तो दूसरा वाला मुझे दबाएगा, तो दोनों ने अपने को मजबूत करने का प्रयास किया अलग अलग तरीके से, वो मैंने आपके सामने रखा। अब ये जब मीर कासिम मार खा के जाते सीधे कहाँ, अवध। अवध में कौन था, शुजाउद्दौला, और शुजाउद्दौला की वहाँ पूरी फील्डिंग बनाएगी कि अब एक अंतिम वॉर करते हैं, लास्ट वॉर होगी है। तो उसमें इन्होंने मुगल एम्परर को भी लपेटा। वो मुगल एम्परर कौन था, शाह आलम द्वितीय। तो अब 3 जने हो गए, अवध, मीर कासिम जो कि ये बंगाल का हो गया, और तीसरा दिल्ली का जो सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन बैठा था, शाह आलम द्वितीय। ये 3 जने मिलकर ब्रिटिश कंपनी पर धावा बोलेंगे। यहाँ भी इनकी हार होती है ना। अब हार क्यों होती है, क्योंकि उनके पास अपनी तकनीकी हथियार वगैरह हैं, और जो उनकी सेना है वो यूरोपीय मॉडल से प्रशिक्षित वगैरह है, कई कारण हो सकते हैं। ऑब्जर्व नहीं करा था ब्रिटिश को ना कि उनके पास ऐसे हथियार हैं। अरे ऑब्जर्व भी करने का मौका कहाँ दिया, मैंने बताया नहीं, वो पहले फील्डिंग लगा देते थे ना, घर का भेदी लंका ढाई, कोई ना कोई विभीषण ढूंढ ही लेते थे वो विभीषण ढूंढ के काम अपना बना ही लेते थे। अब देखो यहीं से मैंने आपको बताया था प्रथम चरण का उपनिवेशवाद शुरू हो गया है, 1757 से चला था ना, कहाँ तक चलेगा, 1813 तक। उसमें उद्देश्य क्या था, घेरे की नीति, कम से कम युद्ध करना है, तुमको ही भिड़ा देंगे तुम दोनों का आपस में, यही तो गेम खेल रहे हो देखो, ठीक है ना। तो ये थी हमारी सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। तो आपको क्या मैं समझाने में सक्षम रहा, आपने अच्छा याद किया, मैं जितना सोच रहा था आपने बहुत अच्छा याद किया है, तुमने तो नहीं किया है खैर, तुम तो भागवत सुनने आते हो, प्रसादी मिल जाती है तो चले जाएंगे, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। ऐसी चीज़ें याद रहेंगी ना क्रोनोलॉजी में। क्या आप मुझे तुम 5 मिनट में फटाफट बोल के बता सकती हो पूरा? हाँ, जितना मैंने बताया था फटाफट, क्विक रिवीजन। हाँ, 1 मिनट, हाँ रुको भाई साहब, कान लगा के सुनना। हाँ बताओ। सब साथ साथ बताओ, मैं सुनते रह रहा हूँ, सबको कैच कर रहा हूँ। तुम भी बोलो, हाँ सब ने बोलना है, तुम दोनों सुनो। अलीवर्दी खां। तुमको एक्सलास साफिल याद हो गया? एक्सलास साफिल याद हुआ? बंद हो गया स्पीकर। हाँ चलो, अब तुम किंग मेकर की भूमिका बता दो फिर फटाफट, कौन कौन आए।